हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने वंडरवॉल इक्वेशन डिराइव की थी और उससे रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट्स भी बताए थे। बट लास्ट में जो हमारा डिस्कशन था वो इस पॉइंट पर था कि क्या जो इक्वेशन हमने डिराइव की है वंडरवॉल इक्वेशन, क्या वो सही है, क्या उसके रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करते हैं, वो हमें अब चेक करना है। यहाँ पर वो हमें चेक करना है। यहाँ पर तो कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए भी एक टर्म मैं यहां पर डिफाइन करने जा रहा हूं। पहले उस टर्म को हम डिफाइन करेंगे, उसको समझेंगे, फिर वंडरवॉल इक्वेशन को चेक करेंगे कि क्या वो सही है या नहीं है। तो टर्म जो हम यहां डिफाइन करने जा रहे हैं वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अभी इसके नाम पर मत जाओ कि नाम कंप्रेसिबिलिटी क्यों है, अभी तो जेड वर्ड बोलो। जेड क्या है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? आई थिंक आप में से कुछ को पता भी होगा। जनरली वी रियल अपॉन वी आइडियल इसको हम बोलते हैं, बट मेरा मानना है इसको लैंग्वेज में यूज करो, लैंग्वेज में डिफाइन करो तो ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर व्हाट इज जेड? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल की कोई जरूरत नहीं, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। और जहां तक बात करें मोल्स की तो डेफिनेटली वो भी सेम होनी चाहिए। यहाँ कोई जरूरी नहीं 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3, बट इक्वल मोल्स होनी चाहिए। ये बहुत ऑब्वियस है मोल्स, इसीलिए यहाँ पर हम लिखते भी नहीं है कि इतना ऑब्वियस है कि ऑब्वियसली बात है इक्वल मोल्स के लिए ही हम कंपेयर करेंगे। तो ये Z क्या कर रहा है? एक्चुअली रियल गैस और आइडियल गैस के वॉल्यूम को कंपेयर कर रहा है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हम रियल और आइडियल गैस के वॉल्यूम का रेशियो ले रहे हैं और उसे हम क्या लिख रहे हैं? Z। उसे हम लिखते हैं Z। नॉर्मली बुक्स में इसी को ऐसे लिख दिया जाता है, सिंस ये रियल गैस का वॉल्यूम है तो V रियल और ये आइडियल गैस है इसीलिए यहां पर V आइडियल। और कुछ नहीं लिखा होता है, बट ये अंडरस्टूड होता है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। हाँ, लेकिन अब यहां क्या प्रॉब्लम आती बहुतों को, ये दो वॉल्यूम और आ गए, वी रियल और वी आइडियल। लास्ट क्लास में बहुत सारे वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम ऑफ जेड, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम कंटेनर, फ्री वॉल्यूम, ये दो वॉल्यूम और आ गए। और अब हम यहां पर वी रियल का हम कुछ और लिटरल मीनिंग लगाने लगते हैं, यार ये तो रियल वॉल्यूम है, रियल वॉल्यूम, ये आइडियल। अरे भाई रियल गैस है इसीलिए वी रियल लिख दिया, आइडियल गैस है इसीलिए वी आइडियल लिख दिया, और कुछ नहीं लिखा। जैसे लिखते ना वॉल्यूम ऑफ H2, ये क्या है? भाई हाइड्रोजन गैस है इसीलिए भी H2 लिख दिया। तो यहां पर भी वी रियल का कोई रियल मीनिंग नहीं है भाई, सिंपल रियल गैस है इसीलिए वी रियल, आइडियल गैस है इसीलिए वी आइडियल लिखा। ये भी कंटेनर का वॉल्यूम है, ये भी कंटेनर का वॉल्यूम ही है, ये कंटेनर के ही वॉल्यूम्स हैं, राइट? तो जैसे ही ये बोलता हूं ये कंटेनर के वॉल्यूम है तो एक और कंफ्यूजन आता है, सर फिर तो रेशियो 1 हो गया जब कंटेनर्स के वॉल्यूम। तो यहां पर फिर से सुनो इसको, क्या लिखा हुआ है? सेम टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए, कंटेनर सेम नहीं बोला मैंने, प्रेशर टेम्परेचर सेम बोला है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कैसे Z निकाल सकते हैं। अगर मुझे Z निकालना है तो कैसे निकालूंगा? तो क्या करूंगा, दो कंटेनर्स लूंगा जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन लगा हुआ कंटेनर क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि हमें प्रेशर दोनों में सेम रखना है। यहां पर भी बाहर प्रेशर P, टेम्परेचर दोनों का T रख दिया। इसमें 1 मोल कुछ भी ले सकते हो, जरूरी, हाँ, बट इसमें 1 मोल रियल गैस तो इसमें 1 मोल आइडियल गैस हमने डाल दी और पिस्टन को छोड़ दिया। पिस्टन को छोड़ दिया, क्या लगता है आपको दोनों में पिस्टन की पोजीशन सेम रहेगी? दोनों में वॉल्यूम सेम आएगा? नहीं आएगा। अगर ऐसा हो गया तो वो रियल गैस PV = nRT को फॉलो कर रही होगी, जो कि होता ही नहीं है। तो यहां पर अगर इसमें आइडियल इसमें रियल गैस है तो दोनों में पिस्टन की पोजीशन सेम नहीं होगी।
दोनों में पिस्टन की पोजीशन सेम नहीं होगी। अगर पोजीशन सेम है तो यहाँ प्रेशर सेम नहीं होंगे, प्रेशर P के बराबर नहीं होगा, पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा ताकि प्रेशर दोनों कंटेनर में सेम आ जाए। जब प्रेशर सेम होगा तो वॉल्यूम डेफिनेटली इक्वल नहीं होगा, क्योंकि रियल गैस है, आइडियल से तो कुछ अलग होगा। तो जो रियल गैस का वॉल्यूम है वो यहाँ पुट कर देंगे, आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो यहाँ पुट कर देंगे, और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, Z निकाल सकते हैं। ये तरीका होता है Z निकालने का। किसी और प्रेशर टेम्परेचर पे निकालना है, बदल को पुट कर दो। हाँ, ये नहीं कि किसी भी प्रेशर टेम्परेचर पे करो हमेशा रेशियो वही आएगा, नहीं आता है। प्रेशर टेम्परेचर बदलने पर ये रेशियो बदलता है, यानी Z की वैल्यू प्रेशर टेम्परेचर बदलने पर बदलती है, वो कांस्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अब यहां पर आप में से कुछ को डाउट आ रहा होगा कि सर ये करेंगे कैसे, एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट करोगे? क्यों? क्योंकि आइडियल गैस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। रियल गैस तो ठीक है, हम एक कंटेनर में रियल गैस डाल देंगे, 1 मोल प्रेशर टेम्परेचर लगा के उसका वॉल्यूम पुट कर देंगे, बट आइडियल गैस के लिए कैसे करोगे, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो यहां पर अब वापस थोड़ा PV इक्वल्स टू nRT से यूं कहते हैं ना, थोड़ा अफेक्शन आता है। अभी तक थोड़ा गुस्सा आ रहा था PV इक्वल्स टू nRT से कि फालतू की इक्वेशन है, कोई यूज तो है ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट यहां पर यह PV इक्वल्स टू nRT आपके लिए काम की। कैसे, वो समझाता हूं। और देखिए सिचुएशन कैसे बदलती है। कोई जो चीज हमें यूजलेस लग रही होती ना, थोड़ी देर के बाद वही यूजफुल लगने लगती। अभी देखना कैसे। एक रियल गैस, यानी अभी तक की सिचुएशन क्या थी, चलो उसको पहले मैं वापस बताता हूं। कितना अजीब सा लगता है कि आइडियल गैसेस जो एग्जिस्ट करती नहीं है उसकी तो हमारे पास इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT, और जो रियल गैसेस एग्जिस्ट कर रही है उसकी कोई इक्वेशन ही नहीं है। कितना अजीब है ना। लेकिन यहां पर सोचो, अगर मुझे Z निकालना है तो कितना अच्छा है। जिनकी इक्वेशन नहीं है वो गैसेस एग्जिस्ट करती है, जिसकी इक्वेशन नहीं है वो गैसेस एग्जिस्ट करती है, उसका डेटा हम एक्सपेरिमेंटली निकाल लेंगे, और जो एग्जिस्ट नहीं करती है उसकी हमारे पास इक्वेशन है, उसको हम थ्योरेटिकली निकाल लेंगे। हो गया हमारा काम, तो Z निकाल सकते हैं। सी द डिफरेंस। यानी जो हमारा डिसएडवांटेज था वही हमारे यहां पर क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। तो ये जो टाइम है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब टाइम के साथ सब बदल जाता है। नहीं, जिसकी कभी वैल्यू नहीं होती, आप सोचो कोविड, नहीं दुनिया को बदल दिया, नहीं। एक टाइम था जब हर कोई फ्लाइट में जाने की इच्छा करता, अब भाई रहने दो, पैदल चला जाऊंगा मैं, फ्लाइट में नहीं जाऊंगा। नहीं, US जाने पर सबका मन करता, आज US कोई नहीं जाना चाहता, वहां से आना चाह रहे हैं। समय बलवान है, नहीं ऐसी कुछ लाइन सुन। खैर अलग बात थी, वापस इस पर आ जाते हैं। हाँ, लेकिन अब इसका मतलब ये डेटा तो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लेंगे। ये डेटा हम किससे निकाल सकते हैं, PV इक्वल्स टू nRT से। तो V रियल अपॉन nRT बाई P, ये P यहां। लेकिन अब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो टेम्परेचर है, क्या ये आइडियल गैस का, रियल का नहीं है? नहीं, आइडियल का भी वही है, रियल का भी वही है। तो इसे आप कह सकते हो टेम्परेचर ऑफ रियल गैस। आइडियल और रियल दोनों का प्रेशर भी वही है, तो इट इज प्रेशर ऑफ रियल गैस। तो ये रियल गैस का प्रेशर, ये रियल गैस का वॉल्यूम, ये रियल गैस के मोल्स, ये रियल गैस का टेम्परेचर। तो यहां पर यूं कहे तो एक और इक्वेशन आ गई। अब मैंने यहाँ PV रियल लिखा हुआ था, आप इसे सिंपली PV भी लिख सकते हो, PV अपॉन nRT इक्वल्स टू Z। एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई फॉर रियल गैस। यस, ये भी कह सकते हो रियल गैस के लिए एक और इक्वेशन होगी अदर देन वॉन डर वाल्स इक्वेशन, ये एक और इक्वेशन है। हाँ, लेकिन डिफरेंस है वॉन डर वाल इक्वेशन और इसमें डिफरेंस है। वॉन डर वाल इक्वेशन में वेरिएबल 4 ही थे, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर। बाकी की दो जो टर्म्स आई है वो कांस्टेंट है, A और B।
यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर 5 वेरिएबल हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, टेम्परेचर और ये जेड फिक्स नहीं है, आर की वैल्यू फिक्स है, ए और बी की वैल्यू वहां फिक्स थी, जेड की वैल्यू तो वेरी करेगी, कुछ भी चेंज करोगे जेड भी वेरी करता है। तो इक्वेशंस है अलग अलग, इसे भी आप कह सकते हो ये एक रियल गैस के लिए इक्वेशन है, रियल गैस की इक्वेशन है। हाँ, यहां पर आप कह सकते हो कि अगर आप एक दोनों ही जगह आइडियल गैस भर दोगे तो ये जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी या यूं कह दो कि एक गैस है, मुझे नहीं पता कि वो आइडियल है या रियल है, और आपने उसका जेड निकाला, अगर वो जेड 1 आ गया इसका मतलब वो जो गैस है वो क्या हो गई, आइडियल हो गई। तो यानी जेड इक्वल्स टू 1 है तो गैस आइडियल होगी, वो आप यहां से भी चेक कर सकते हो। अगर जेड 1 है तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो फॉर आइडियल गैस कह सकते हैं, फॉर आइडियल गैस जेड इक्वल्स टू 1। तो एक इक्वेशन है और कुछ नहीं, Z इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनआरटी। सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर भी, पर्टिकुलर इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो V बाई एन होता है ना, V बाई एन वॉल्यूम पर मोल, इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख दिया जाता है VM, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो PVN अपॉन RT, बुक्स में हो सकता है आपको ऐसे दिखे, VM की जगह वापस V बाई एन भी आप लिख सकते हैं। तो एक टर्म हमने यहां पर डिफाइन की Z, कैसे डिफाइन की वो मैंने आपको यहां पर बता दिया कि ये टर्म क्या है, कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। अब मेन पर्पस क्या था हमारा, हमें चेक करना है कि जो वॉन डेर वाल इक्वेशन हमने डिफाइन की, डिराइव की है, क्या वो सही है या नहीं है, उसको हमें चेक करना है। कैसे कर सकते हैं वो अब हमें यहां देखना है। तो क्या किया गया, पहले ये जितनी भी रियल गैसेस है ना, उन सब के लिए हमने कर्व प्लॉट किए, लेकिन जो कर्व प्लॉट किए वो Z वर्सेस P के बीच में, P वर्सेस V में नहीं, Z वर्सेस P के बीच में कर्व प्लॉट किए, क्योंकि वो अपने आप आगे समझ में आ जाएगा। अब यहां पर मैं कह सकता हूं कोई भी आइडियल गैस के लिए भी आप Z वर्सेस P का कर्व प्लॉट करोगे ना, तो एक आइडियल गैस के लिए तो Z हमेशा ही 1 आता है। तो आइडियल गैस के लिए ये जो लाइन है, कह सकते हो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, Z इक्वल्स टू 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आइडियल गैस को। अब अगर रियल गैस है तो Z की वैल्यू या तो 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी। तो जब हमने अलग अलग गैसेस के लिए यहां पर कर्व प्लॉट किए, तो हमने क्या देखा कि मोस्टली गैसेस के लिए ये जो कर्व है वो कुछ इस तरह से आता है, यानी Z की वैल्यू पहले कम प्रेशर पर 1 से कम होती, बहुत ज्यादा प्रेशर है तो 1 से ज्यादा होगी। तो ज्यादातर गैसेस के लिए कर्व इसी तरह से आते हैं। हाँ, लेकिन कुछ गैसेस ऐसी थी जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, उसके लिए कर्व इस तरह से भी थे। और ये जो कर्व है एट रूम टेम्परेचर में बात कर रहा हूं, टेम्परेचर चेंज करने पर कर्व बदल जाते हैं। एट रूम टेम्परेचर अभी हम बात कर रहे हैं, ये मान लो आप कुछ N2 का मान लेते हैं, ये कुछ CO2, इस तरह से ये इस तरह के कर्व्स ऑब्टेन होते हैं अगर Z वर्सेस P का कर्व प्लॉट किया जाए। क्यों Z वर्सेस P का कर्व हम प्लॉट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो डिफरेंस है ना, डेविएशन जो है वो काफी अच्छा दिखता है। Z इक्वल्स टू 1 से जो डेविएशन है वो बहुत अच्छा दिखता है। P वर्सेस V के कर्व सभी एक जैसे ही दिखते हैं, सब वो हाइपरबोला टाइप दिखते हैं, तो उसमें डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर जो कर्व हम प्लॉट करते हैं वो Z वर्सेस P के बीच में। अब हमें ये देखना है कि जो हमने वॉन डेर वाल इक्वेशन डिराइव की है, क्या उसके रिजल्ट्स भी इसी से, क्या उससे हम ये रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं, या उसके जो रिजल्ट्स है वो इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करेंगे या नहीं, ये हमें देखना है। चलिए करके देखते हैं। तो यहां पर जैसा अभी मैंने कहा, मोस्टली गैसेस के कर्व इसी तरह से होते हैं। तो पहले हम इन कर्व्स पर फोकस करेंगे थोड़ी देर के लिए, इनको भूल जाओ, इनको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहला हमारा जो फोकस है वो N2 CO2 इन पर है। जो हमारी वॉन डेर वाल इक्वेशन है उससे हमें चेक करना है कि क्या इसी तरह के कर्व्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो वॉन डेर वाल इक्वेशन कुछ इस तरह से है, an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर v माइनस np अपॉन nrt। यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, इस n को यहां नीचे लेके आ जाएंगे तो v बाई n का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, p प्लस a vm स्क्वायर। यहां से इस n को कॉमन लिया तो n बाहर आ गया और वो इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ v बाई n आ जाएगा, तो इसमें vm माइनस b। ये कोई नई इक्वेशन नहीं लिखी मैंने, ये वॉन डेर वाल इक्वेशन ही है।
वापस वी एम को v बाय एन लिख दोगे, वही बात हो जाएगी। तो ये लिखने का तरीका है, मोस्टली बुक्स में ऐसे ही होता है, इसीलिए मैंने भी ऐसे ही लिख दिया। आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। और z इक्वल्स टू अभी हमने लिखा था क्या था, pvm अपॉन RT। अब प्रॉब्लम क्या है, वॉन्डरवॉल इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करें तो कर्व कैसा होगा, ये a और b की वैल्यूज पर भी डिपेंड करेगा। जब तक आपके पास a और b की वैल्यूज नहीं है, आप कर्व नहीं प्लॉट कर सकते। यानी गैस टू गैस वो कर्व अलग अलग तरह के होंगे, जैसा दिख भी रहा है। तो हमें यहां पर अब हर एक गैस के लिए तो हम प्रूव नहीं करेंगे, हमें एक जनरल कर्व प्लॉट करना है कि जनरली कर्व कैसे होते हैं। तो इसके लिए हमें यहां पर कुछ अप्रोक्सीमेशंस करने होंगे ताकि हम आसानी से चेक कर सकें। तो यहां पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, एग्जैक्टली कर्व प्लॉट करना तो बड़ा मुश्किल है। हम क्या करेंगे, यहां पर इस कर्व को नाइट्रोजन या यूं कह दो इनके जो गैसेस के कर्व है, रियल गैसेस के जो कर्व है, जो नीचे जाके ऊपर आ रहा है, इसको आप 3 पार्ट में ब्रेक कर दो। इसको आप 3 पार्ट में ब्रेक कर दो, एक ये और इस तरह से। ये पार्ट जहां पर हम कहते हैं प्रेशर कम है, इसे हम बोलते हैं लो प्रेशर रीजन। यहां प्रेशर कम है, लो प्रेशर। और यहां पर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा, वेरी हाई प्रेशर रीजन। अच्छा, मैंने यहां वेरी हाई प्रेशर रीजन क्यों यूज किया, उसका कारण बता देता हूं। लो किसे बोलोगे, क्योंकि ये तो रिलेटिव टर्म्स है, किसे हम लो बोल रहे हैं, किसे हाई बोल रहे हैं। तो क्या लगता है 2-3 एटमॉस्फेयर क्या है, वेरी हाई है या मॉडरेट है, क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये 2-3-5 एटमॉस्फेयर जो है ये सब लो प्रेशर में आते हैं। वेरी हाई मतलब आप इसे रफली मान सकते हो कुछ 150 एटमॉस्फेयर, इस रेंज में 150-200 इस रेंज में जब आप जाओगे तो ये वेरी हाई प्रेशर होगा। अदरवाइज 1-2-3.1 एटमॉस्फेयर ये सब लो प्रेशर है। तो ये भी थोड़ा डेटा आपके माइंड में होना चाहिए। यानी वेरी हाई प्रेशर मतलब यू मान के चलो मिनिमम 3 डिजिट वाला प्रेशर, 3 डिजिट, वो भी एटमॉस्फेयर में। 1 डिजिट वाले लो में, 2 डिजिट वाले आप कह सकते हो कुछ मॉडरेट वाला। तो यहां पर हमने इसको लो प्रेशर रीजन और वेरी हाई प्रेशर। अब हम क्या करेंगे, वॉन्डरवॉल इक्वेशन को लो प्रेशर और वेरी हाई प्रेशर रीजन में चेक करेंगे कि रिजल्ट्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर लो प्रेशर में और वेरी हाई प्रेशर रीजन में मैच कर रहे हैं तो हम मान लेंगे कि बीच वाले रीजन में भी रिजल्ट्स मैच ही कर रहे होंगे। क्यों यहां पर चेक कर रहे हैं लो में और वेरी हाई में, क्योंकि यहां पर अप्रोक्सीमेशन करना आसान होता है। यहां पर आप कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, बट यहां पर इस रीजन में और इस रीजन में हम कुछ नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां और यहां चेक करेंगे, ठीक है। अब यहां पर भी हमें कुछ अप्रोक्सीमेशंस करने होंगे। अब अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे उसका भी एक तरीका बता रहा हूं। नॉर्मली क्या करते हैं, हम किसी को भी नेग्लेक्ट करना होता है तो क्या बोलते हैं, ये हाई है ये लो है, हाई के रेस्पेक्ट में लो को नेग्लेक्ट कर दिया, ये ज्यादा है ये कम है। यहां ऐसे नहीं काम चलेगा। तो यहां क्या करना होगा, यहां पर हम 4 कैटेगरीज बना रहे हैं, वेरी हाई, हाई, लो, वेरी लो, वेरी हाई, लो, वेरी लो। वेरी हाई के रेस्पेक्ट में हाई को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, हाई के रेस्पेक्ट में लो को, और लो के रेस्पेक्ट में वेरी लो को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये 4 कैटेगरीज हमने बनाई, वेरी हाई, लो, वेरी लो, याद रखना। दूसरा एक और पॉइंट है, जब हम किसी टर्म का स्क्वायर करते हैं ना तो समटाइम्स वैल्यू बढ़ती है, समटाइम्स कम भी होती है। इस पर डिपेंड करता है कि वो 1 से ज्यादा है या 1 से कम। कहीं पर वैल्यू ज्यादा टर्म, बड़ी टर्म है तो अच्छी खासी इंक्रीज होती है, राइट। एक तो 2 का स्क्वायर करो, एक 25 का स्क्वायर करो, अच्छा खासा डिफरेंस आता है। लेकिन यहां पर अब हमारा लॉजिक जो है वो हम क्या यूज करेंगे, अगर किसी भी कैटेगरी की टर्म का आप स्क्वायर कर रहे हो, जैसे वेरी हाई का स्क्वायर कर रहे हो, तो ये नहीं सर वेरी हाई बोल दो उसको, नहीं, वेरी हाई का स्क्वायर वेरी हाई रहेगा। हाई टर्म है कोई, उसका स्क्वायर हाई रहेगा, लो का स्क्वायर लो ही रहेगा, वेरी लो का वेरी लो ही रहेगा। कैटेगरी उसकी नहीं बदलेगी, समझ रहे हो। लो का किसी कोई क्वांटिटी आप बोल रहे हो लो है, उसका स्क्वायर करोगे तो फिर भी उसे लो ही बोलोगे। हाई है, उसका स्क्वायर करोगे तो हाई ही बोलोगे, चेंज नहीं करोगे उसकी कैटेगरी। ये जो 2 पॉइंट्स है मैंने जो बताए वो याद रखना ताकि आसानी से हम समझ सके, ठीक है। इन्हीं लॉजिक को हम यहां पर यूज करेंगे। अब यहां पर मैं आ रहा हूं सबसे पहले केस 1, इन लो प्रेशर रीजन।
इन लो प्रेशर रीजन। प्रेशर लो है तो डेफिनेटली वॉल्यूम जो है वो हाई होगा। एट लो प्रेशर वॉल्यूम विल बी हाई। ठीक है, प्रेशर लो वॉल्यूम हाई। तो यहां पर हम कह रहे हैं ये जो वॉल्यूम है वो हाई होगा। ये बी क्या है? मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम आपको पता ही, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम एक तो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होगा, और मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो तो कम ही होता है, कम ही होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है जो कि लो है। ये कंटेनर का वॉल्यूम, प्रेशर कम कर दिया तो वॉल्यूम अच्छा खासा होगा, हाई। तो हम इस V के रिस्पेक्ट में इस B को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब कंफ्यूजन यहां पर भी होता है, सर यहां तो कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया, ये हाई ये लो, तो बहुतों को लगता है यहां पर भी कुछ नेग्लेक्ट होना चाहिए। क्यों बहुतों को ऐसा लगता है कि सर क्यों नेग्लेक्ट होना चाहिए? क्योंकि उन्हें लगता है सर ये वॉल्यूम हाई है तो यहाँ तो Vm² है, तो और डिनोमिनेटर में तो ये वाली टर्म भी लो होनी चाहिए, क्योंकि ये हाई है, इसका स्क्वायर भी हाई, तो A/Vm² लो। बात तो सही आपकी, ये लो होगी, लेकिन नेग्लेक्ट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप? प्रेशर। और प्रेशर भी तो आपने क्या लिखा हुआ? लो लिखा हुआ। यहां पर ये लो है, नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हाई है, बट यहां पर तो ये भी लो है, ये भी लो है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। केवल किसको नेग्लेक्ट करेंगे? बी को। फिर से यहां पे बोलता हूं, वॉल्यूम हाई, वॉल्यूम का स्क्वायर भी हाई, A/Vm² लो, ये भी लो, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, केवल इसी को नेग्लेक्ट करेंगे। यहां लिख रहा हूं, इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा? P, ओपन कर लो इसको, P Vm प्लस A/Vm इक्वल्स टू RT। A/Vm इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं और RT से पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर रहा हूं, तो RT से पूरा डिवाइड कर दिया, ये 1 A/Vm RT हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? Z A/Vm RT। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। A कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, ये सब टेम्परेचर पर है। यहाँ वेरिएबल क्या है? Vm और Z। ठीक है, अब पहले यहां से देखते हैं, इस लो प्रेशर रीजन में प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो रहा है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, Z की वैल्यू कम हो रही है। केवल इसी रीजन की बात कर रहा हूं, Z की वैल्यू कम हो रही है। क्या यहां से भी रिजल्ट्स वही आएगा? देखते हैं। प्रेशर बढ़ाया, ये वाली टर्म कम होगी प्रेशर बढ़ाने पर, ये वाली टर्म कम होगी, डिनोमिनेटर वाली टर्म कम हो रही है तो ये वाली टर्म बढ़ेगी, और अगर ये वाली टर्म बढ़ेगी तो ये वाली टर्म माइनस में, तो ये वाली टर्म कम होगी, यानी Z भी कम होगा। फिर से बोल रहा हूं, प्रेशर बढ़ाया, ये वाली टर्म कम हो गई, डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो ओवरऑल टर्म बढ़ेगी, लेकिन ये माइनस में है तो ये वाली टर्म कम होगी, यानी Z कम होगा। यानी यहां से और यहां से रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं। हाँ, यहां पर आपको ये प्रूव नहीं करना है कि सर देखो तो कर्व आ रहा है, यहां से कैसे प्रूव करोगे? नहीं, केवल इतना सा प्रूव करना है कि हाँ यहां से भी Z की वैल्यू कम हो रही प्रेशर बढ़ाने पर, और यहां पर भी कम हो रही है, बस इतना ही प्रूव करना, यानी रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि चेक करके बताओ, तो फिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं उसका कारण बताता हूँ। जेई में इस तरह के बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि बताओ लो प्रेशर रीजन पर वॉन डेर वाल इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो वॉन डेर वाल इक्वेशन, इसको लो प्रेशर में आप ऐसे भी लिख सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आए, इवन ऐसे क्वेश्चन भी आए कि Z वर्सेज 1/Vm का अगर कर्व प्लॉट करेंगे तो उसका स्लोप किसके बराबर होगा? तो Z वर्सेज 1/Vm का कर्व प्लॉट करोगे तो स्लोप -A/RT के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। स्लोप दे रखा था, A की वैल्यू निकालना, वो निकालो, ये पूछा गया है। यानी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आए हैं। तो पर्पस वो नहीं है कि प्रूव करना है, पर्पस ये कि इक्वेशन आपको बतानी थी। तो लो प्रेशर पर आप वॉन डेर वाल इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपको याद रखना। ठीक है, देन केस 2, एट वेरी हाई प्रेशर।
अच्छा, यहाँ पर लैंग्वेज बहुत सही तरह से यूज करोगे। अगर मैं वेरी हाई लिख रहा हूँ तो आपको भी वेरी हाई यूज करना है। ऐसा नहीं कि मैंने वेरी हाई लिखा, हाँ सर वेरी हाई, हाई बात एक नहीं, एक ही बात नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। वेरी हाई तो वेरी हाई, अगर हाई बोल रहे हो तो हाई, बहुत क्लियर कट, इन चारों टर्म्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो ये सब कंफ्यूज हो जाओगे। और जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसे ही सोचना है, और किसी तरह से नहीं सोचना है, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर लगेगा सर ऐसे सोचूं, तो नहीं, इसी तरह से सोचना है, तभी इक्वेशंस डिराइव कर पाओगे। नहीं तो फिर याद रखना पड़ेगा कि लो प्रेशर पर ये इक्वेशन ये होती है, बात खत्म। अगर डिराइव करना चाहते हो तो इसी तरह से थॉट होना चाहिए। एट वेरी हाई प्रेशर, अब प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हो। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, एक रियल गैस जो है, आप प्रेशर बढ़ाते हो वॉल्यूम कम होगा, फिर प्रेशर बढ़ाओगे फिर वॉल्यूम कम होगा, क्या होगा, धीरे धीरे रियल गैस कंप्रेस होती जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि रियल गैस और लिक्विड में क्या डिफरेंस है? लिक्विड भी एक तरह की, यूं कहो तो अच्छा खासा आपने उसको कंप्रेस कर दिया है, लिक्विड में भी अट्रैक्शन होता है, रियल गैस में भी अट्रैक्शन है। तो जैसे जैसे एक रियल गैस कंप्रेस होती जाएगी, फिर फर्दर उसको कंप्रेस करना आपके लिए और मुश्किल होता जाएगा, आसान नहीं होगा, मुश्किल होता जाएगा। जैसे वाटर को कंप्रेस करना, लिक्विड को कंप्रेस करना मुश्किल होता है, उसी तरह से रियल गैस को कंप्रेस करना भी मुश्किल होता जाएगा। जैसे पानी का प्रेशर आप 1 एटमॉस्फेयर से 2-5 एटमॉस्फेयर कर दो, वॉल्यूम में बहुत कम चेंज होता है। उसी तरह से इनिशियली आप रियल गैस का वॉल्यूम कम करोगे, प्रेशर कम करो, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, फिर प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम अच्छा खासा कम होगा, लेकिन धीरे धीरे वॉल्यूम में चेंज कम होता जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ा रहा हूँ वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज कम होता जाएगा। यस, आप ये कह सकते हो कि एट हाई प्रेशर वॉल्यूम तो कम होगा, लेकिन उसके बाद अगर आप प्रेशर और बढ़ाओगे तो फिर वॉल्यूम में चेंज कम होगा, बहुत कम होगा। यानी एट हाई प्रेशर वॉल्यूम कम होगा, लेकिन एट वेरी हाई प्रेशर भी वॉल्यूम कम ही होगा, वो बहुत कम वाली कैटेगरी में कभी नहीं जाएगा। यानी एट वेरी हाई प्रेशर वॉल्यूम विल बी लो, वेरी लो नहीं होगा, वॉल्यूम लो ही होगा। फिर से अब यहां आ रहे हैं, अब वॉल्यूम लो ही है, ये भी लो, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये वाली टर्म वेरी हाई, लो, स्क्वायर भी लो, ये वाली टर्म लो, स्क्वायर भी लो, तो ये वाली टर्म हाई, लेकिन ये वेरी हाई नेग्लेक्ट कर दिया। ओपन करो, पीवीएम माइनस पीबी, पीवीएम माइनस पीबी इक्वल्स टू आरटी, आरटी से डिवाइड कर दिया, 1 ये उधर लेके चले गए, पीबी बाय आरटी, और इसे क्या लिख दिया हमने, Z इक्वल्स टू 1 प्लस पीबी अपॉन आरटी। चेक करें सही है या नहीं। वेरी हाई प्रेशर पर देखें तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है Z की वैल्यू भी बढ़ रही है, अब कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। यहां आपसे चेक करो, B कांस्टेंट, R कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, P जैसे जैसे बढ़ेगा Z की वैल्यू भी बढ़ेगी। हाँ, इनफैक्ट यहाँ पर तो कह सकते हो कि रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, वहां पर भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर भी कर्व स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है, यानी रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं, रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, देखिए बुक्स की लैंग्वेज इतनी परफेक्ट नहीं होती, वहाँ वेरी हाई हाई मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर आपको समझना है तो यही लैंग्वेज फॉलो करो, क्योंकि ये तो परसेप्शन होता है, कोई हाई को वेरी हाई समझ ले, लेकिन राइट नाउ जब आप इसको डिराइव कर रहे हो तो जो लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ वही लैंग्वेज यूज करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो Z इक्वल्स टू 1 प्लस पीबी बाय आरटी, ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, ये वॉन डेर वाल इक्वेशन ही है एट वेरी हाई प्रेशर। हाँ, लेकिन तो फाइनली हमने प्रूव कर लिया कि लो प्रेशर हो या वेरी हाई प्रेशर हो, वॉन डेर वाल्स के रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर रहे हैं, यानी डेफिनेटली पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से तो एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से तो हमेशा ही कर ही आएगा, तो एक बेटर ऑप्शन हमें मिला। हाँ, अब बहुत बार डाउट आता सर कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कर्व ऐसा क्यों, हाइड्रोजन और
हीलियम के लिए कर्व ऐसा क्यों है, चलिए उसको भी समझते हैं। केस 3, अब इसके लिए इनऑर्गेनिक का कुछ कॉन्सेप्ट भी पहले यूज करना पड़ेगा। ये जो ए होता है जिसे हम कहते हैं अट्रैक्शन, गैसेस के बीच में अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है कि गैसेस मॉलिक्यूल पोलर है पहला चीज या नॉन पोलर है। अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो कह सकते हो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, ये सब वंडरवॉल फोर्सेस जिसे को कहते हो। तो अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, पोलरिटी जितनी ज्यादा होगी अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो एक तो किस पर डिपेंड करता है, पोलरिटी। पता ही आपको अमोनिया में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन से कंपेयर करें तो अमोनिया में अट्रैक्शन डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है अमोनिया, तो पोलरिटी जितनी ज्यादा होगी। हाँ, लेकिन क्या इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नहीं होता? गैसेस के मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर है तो इवन नोबल गैसेस में भी अट्रैक्शन होता है, और आपको पता है क्यों होता है? वहां पर भी वंडरवॉल फोर्सेस लगते हैं। उस पर्टिकुलर वंडरवॉल फोर्स को क्या बोलते हैं आप? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, यानी इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, जिसका दूसरा नाम है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। हाँ, लेकिन लंदन डिस्पर्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। इसको हम तभी कंसिडर करते हैं जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, O2, H2, इनमें भी अट्रैक्शन होता है, नोबल गैसेस। तो अगर पोलरिटी नहीं है तो कौन सा फोर्स कंसिडर करना पड़ता है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है ये किस पर डिपेंड करता है? मोलर मास पर, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यस, इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो O2 में अट्रैक्शन H2 से ज्यादा होंगी, O2 में अट्रैक्शन N2 से ज्यादा। पोलर को नॉन पोलर से हम नहीं कंपेयर कर रहे हैं, बड़े सिंपल से केसेस में कंपेयर कर रहे हैं। बड़ा ही ऐसा नहीं कि कुछ भी दो केसेस लाओगे और आप मुझसे पूछोगे सर बताओ किसमें अट्रैक्शन ज्यादा, नहीं बता सकते, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, कुछ सिंपल से केसेस हम ले रहे हैं जहां पर हम अपनी बात को इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह सकते हैं कि हमारा ये कॉन्सेप्ट वहां एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, रियल वर्ल्ड और आइडियल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंस है। ये जो केमिस्ट्री की थ्योरीज है ना, आप सबको वैसे भी पता है कि बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं बिकॉज हमारी जो थ्योरीज है वो थ्योरीज कोई परफेक्ट थ्योरीज नहीं है। लेकिन आप कह सकते हो सर फिर परफेक्ट थ्योरी डिस्कस करें, परफेक्ट थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। जिस लेवल पर अभी हैं, अगर हम परफेक्शन की बात करेंगे तो एक ही इक्वेशन में, एक ही थ्योरी में पूरा ईयर निकल जाएगा। तो ये जो सिंप्लीफाइड थ्योरीज है इनसे रिजल्ट्स निकालना आसान है। हाँ, ये अलग बात है कि 100% मैच नहीं करता, लेकिन कुछ तो मैच करता है, 80, 70, 75% तो आ रहा है, उतना तो सही है। या तो हम कह देंगे नहीं हमें कुछ नहीं आता, कम से कम इतना तो आता है कि हाँ इस तरह का रिजल्ट आना चाहिए, इसके आसपास आना चाहिए, ये तो पता चल रहा है। तो इसलिए ये कुछ लॉजिक्स हैं, 100% एग्जैक्टली ऐसे आंसर नहीं आएंगे, बट इसके अकॉर्डिंग आंसर्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो जो अट्रैक्शन होता है, यानी ए जो मैंने आपको बताया था, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम की, तो ये पोलर तो नहीं है, तो पोलरिटी वाला फैक्टर तो गया। तो अब इनमें अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा? मोलर मास पर। और मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का भी बहुत कम है, हीलियम का भी बहुत कम है, तो इसीलिए इनमें अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। तो फॉर हाइड्रोजन और हीलियम हम इस ए को ऑलमोस्ट क्या मान लेते हैं? 0। हमने इस ए को क्या मान लिया? 0। और जैसे आपने इस ए को 0 माना, वही वाली बात आ जाएगी यहां पर इस इक्वेशन में। Z इक्वल्स टू 1 प्लस Pb/RT, यानी इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम के लिए डायरेक्ट हमेशा ही कर प्रेशर बढ़ने पर Z बढ़ रहा है, ये कर्व इस तरह से। तो
कह सकते हो यस वॉन डेर वाल इक्वेशन इसको भी एक्सप्लेन कर पा रहा है, वॉन डेर वाल इक्वेशन इस हाइड्रोजन और हीलियम में ऐसा क्यों हो रहा है वो हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, जो कि अच्छा खासा कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ठीक है एक इक्वेशन, इससे हम हाइड्रोजन और हीलियम को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन हमने यहां इंट्रोड्यूस की है, जो इक्वेशन हमने वॉन डेर वाल इक्वेशन डिराइव की है, उसके रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर रहे हैं। मतलब जो इक्वेशन हमने डिराइव की है वो काफी हद तक सही है, ठीक है। तो देखिए अगेन मैं बता दूं, जेई में जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं, न्यूमेरिकल कम आए और कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। क्यों बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं आते? क्योंकि जो वॉन डेर वाल इक्वेशन है इससे कुछ भी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, अच्छी खासी कैलकुलेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का स्क्वायर, कभी यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, मोल्स इतने, बताओ वॉल्यूम निकालो, नहीं निकाल सकते, क्योंकि वॉल्यूम के लिए इसको अरेंज करोगे क्यूबिकल इक्वेशन बनेगी, जिसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मोस्टली न्यूमेरिकल्स तो सब आइडियल के लिए ही होते हैं। इससे क्वेश्चंस अगर जेईई में आते भी हैं तो वो थ्योरेटिकल टाइप्स के क्वेश्चन ही होंगे, न्यूमेरिकल नहीं। न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा किस पर आ सकते हैं? जेड पर आ सकते हैं, या हाँ न्यूमेरिकल भी आएंगे तो कैसे आएंगे? किसी क्वेश्चन में ए को 0 मान लो, किसी में बी को 0 मान लो। क्यों? उससे क्या फायदा होता है? इक्वेशन जो है कम आसान हो जाती, कैलकुलेशंस कम होती, कभी इसको 0 मान लो, कभी इसको मान लो, फिर कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, z इक्वल्स टू 1, z की वैल्यू pv इक्वल्स टू nRT, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूं, ये तो पूरा थियोरेटिकल डिस्कशन हुआ। Calculate pressure exerted by a real gas present in a (10-liter) container, 10-liter container at 300 Kelvin temperature, गिवन। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए R की वैल्यू मैंने दी 0.08, मोल्स भी दे दिया आपको, लेट्स से 10 मोल्स। जस्ट मिनट, इसको 1 मोल ही लेते हैं।
बी की वैल्यू भी चलिए 1 लीटर इतनी होती नहीं है, कैलकुलेशन आसान करने पर लीटर पर मोल, and V minus NV11. ए की वैल्यू लिख लेते हैं 10 यूनिट्स की। अगर मैं बात करूं तो एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर, डेटा कोई बहुत अच्छा नहीं है, मेन चीज आपको बताना। तो इक्वेशन P प्लस B माइनस NB इक्वल्स टू nRT। चलिए पुट करते हैं डेटा। P निकालना है, A की वैल्यू 10, N1 100, V की वैल्यू 10 लीटर कंटेनर मैंने बोला था, माइनस N की वैल्यू 1, B की वैल्यू भी 1, R की वैल्यू 0.08 इंटू 300, ये वैल्यू आ जाती है 24, यहां से 9, P प्लस तो P इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 0.1। ठीक है, इसे सॉल्व करना होगा, इस तरह का कुछ रिजल्ट यहां पर आएगा। तो कैलकुलेशन होगी, अगर इसमें मैं थोड़ा भी डेटा भी इधर उधर कर दूं तो कैलकुलेशन अच्छी खासी बढ़ जाएगी पॉइंट्स में, ताकि एग्जैक्ट आंसर निकालना है 2 डेसिमल प्लेस तक तो मुश्किल है। तो कैलकुलेशन और जेई में आ सकती, देखो ये भी मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी जेई मेंस और जेई एडवांस में इस तरह की कैलकुलेशंस आई अच्छे लेवल की, तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, कैलकुलेशन आ सकती है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, अगर कैलकुलेशन ऐसी है तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए यहीं तक करते हैं। थैंक यू।